नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। तो एनर्जी कंजर्वेशन एग्जैक्टली क्या है, ये पिक्चर से भी पता चलता है कि आपको जो भी एनर्जी के अलग अलग मोड्स होते हैं या फिर एनर्जी के जो टाइप्स होते हैं उसको इफिशिएंट मैनर में आपको यूटिलाइज करना है। यानी कि जो भी आपको एनर्जी यूटिलाइज करनी है, चाहे वो लाइटिंग के लिए हो या फैन में हो या ब्लोअर में हो या कंप्रेसर्स, मोटर्स, इंजिन्स एटसेट्रा, तो बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ एग्जांपल्स है, कमर्शियल या रेसिडेंशियल या इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स है जहां पर हम एनर्जी यूज करते हैं। तो जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में है या फिर आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो वहां पर भी हम केमिकल एनर्जी यूज करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ऑयल, नेचुरल गैस एटसेट्रा। हम घर पे भी, किचन में भी एलपीजी एज ए केमिकल एनर्जी यूज करते हैं, या फिर आपके घर में भी लाइट सिस्टम्स या फैन, एयर कूलर या एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स या फिर रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स, वॉशिंग मशीन्स एटसेट्रा, जो पावर बेस्ड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी एज ए एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी एग्जांपल्स है जहां पर आपको मोटर्स यूज करना पड़ते हैं या फिर मोटर ड्राइवन इक्विपमेंट्स होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड या गैस बेस्ड, लिक्विड बेस्ड, ऑयल बेस्ड या हाइड्रोलिक बेस्ड, ऐसे बहुत सारी मशीनरीज भी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ती है। तो सभी जगह आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट अभी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है। इसीलिए आपको एनर्जी कंजर्व करना जरूरी है। और यही ये पिक्चर में ये क्लियर होता है कि आपको इकोनॉमिकल बैलेंस आपको ध्यान रखना है, आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, या हाईली इफिशिएंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट आपको करनी है, और जो भी एनवायरमेंट बैलेंस है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप इस तरीके से जो इकोनॉमिकल वे हो, एनर्जी इफिशिएंट वे हो, एनवायरमेंटल या इको फ्रेंडली वे हो, तो उसको मैक्सिमम केस में अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन का। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन कंसेप्ट्स में आपको बेसिकली एनर्जी एग्जैक्टली क्या होती है, टाइप्स क्या है एनर्जी के, एनर्जी को कंजर्व क्यों करना है, और हम क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी कंजर्वेशन सक्सेस हो, इसके बारे में आपको सोचना है, डिस्कस करना है। और फिर इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जांपल्स आपको लेने हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज होती है और वहां पे एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज क्या है, या फिर कुछ एग्जांपल्स थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व कहाँ पे कर सकते हैं। ओवरऑल इंडिया का एनर्जी कंजर्वेशन का सिनेरियो क्या है और उसके रिलेटेड जो एनवायरनमेंट एक्ट है और जो आईएसओ स्टैंडर्ड है यानी कि 50001, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल एनर्जी क्या है, क्योंकि जब आपको एनर्जी कंजर्व करना है तो सबसे पहले आपको एनर्जी एग्जैक्टली क्या है वो पता होना चाहिए। तो एनर्जी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है, फॉर्म है जहां पे आपको वर्क करने की कैपेसिटी मिलती है। तो एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू द वर्क, दैट इज नथिंग बट द एनर्जी। तो एनर्जी की वजह से आपके जो सिटीज है, आपके जो व्हीकल्स है, आपकी जो मशीनरीज है वो चलती है, जिसके बेसिस पे आपके जो घर है वो घर में जो भी आप एयर कूलर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल लाइफ पा सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे जो भी फूड यहाँ पे आप यूटिलाइज करते हैं या फूड प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जो अलग अलग म्यूजिक चलाते हैं, आपके टीवी सिस्टम्स आप यूटिलाइज करते हैं या म्यूजिकल सिस्टम्स यूटिलाइज करते हैं, या फिर अलग अलग जो आज के डेट में कुछ गेम्स भी है जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे चलते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी जगह आपको एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना होता है। तो इसमें मेनली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मीनिंग है कि ऐसे एनर्जी जो रिन्यू होती रहती है या फिर
आपको प्लेंटी ऑफ अमाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट इनऑक्सिस्टिबल स्टेज में अवेलेबल है, जैसे कि सन एज ए एनर्जी या विंड एज एनर्जी जो फ्रीली अवेलेबल है, कंटिन्यूअसली अवेलेबल है और इनफाइनाइट अमाउंट में भी आपको अवेलेबल है, जिसको हम कहेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। इसी तरह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जो हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपके ग्राउंड से जो सोर्सेस आपको मिले हैं, जैसे कि हमने बात की थी कोयला या फिर जो अलग अलग ऑयल से, या फिर अगर आप क्रूड ऑयल से जो पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, ऑयल के ग्रेडिंग बनाते हैं, या फिर गैसेस बनाते हैं, कोल tar बनाते हैं, ये सभी अलग अलग सोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, यानी कि हम उसको अगर एक बार यूज करेंगे तो उसको हम रिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसी का मतलब है कि जितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है उसका ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको दूसरे एनर्जी सोर्सेस के बारे में सोचना होगा। इसीलिए आज के डेट में ही आपको रिन्यूएबल एनर्जी एक ऑप्शन आपको सोचना होगा, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को यूज करते हुए बहुत बार सोचना होगा कि कम से कम कैसे ये यूटिलाइज हो, या फिर इसका यूटिलाइजेशन हम कैसे कम करेंगे, या फिर ये रिसाइक्लेबल फॉर्म में हम कैसे यूज करेंगे, या फिर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज या एनर्जी एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में आपको सोचना होगा। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की सिंपल एग्जांपल है जो हमने बताए थे, कोल, ऑयल्स, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, और जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हम यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि उसमें भी न्यूक्लियर सोर्सेस जो यूज होते हैं, जैसे कि यूरेनियम है या फिर थोरियम है, ये अलग अलग सोर्सेज जो है ये भी ग्राउंड से हम निकालते हैं और फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं पावर जनरेशन के लिए। तो ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। और सिंपल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हमने अभी बात की थी, सनलाइट या सन एनर्जी, विंड एनर्जी, या जो पोटेंशियल वाटर एनर्जी है यानी कि फॉलिंग वाटर एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, सी वेव्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम, या फिर जियोथर्मल हीट भी हम यूज कर सकते हैं, बायोमास यूज कर सकते हैं, बायो ब्रिकेट्स यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ऐसे फॉर्म्स है जो नेचुरली यहाँ पे अवेलेबल है, प्लेंटी ऑफ अमाउंट में अवेलेबल है और फ्रीली अवेलेबल है, और फिर हम उसका यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में या हीट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो रिन्यू कर सकते हैं वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो इसमें ये सब अलग अलग जो सोर्सेस है उसके बारे में हमने बात की, और उसमें और एक एडिशनल सोर्स है OTEC यानी कि ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। तो अभी हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। तो जैसे आपको मालूम है कि सोलर एनर्जी आपको कंटिन्यूअसली अवेलेबल है, तो आज के डेट में आप जो सोलर पैनल्स है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, सोलर वाटर हीटर सिस्टम से उसमें यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको पावर जनरेट करनी है आपके हाउस होल्ड के लिए, आपके इंडस्ट्री के लिए, आपके MIDC के लिए, आपके रीजन के लिए, तो आप सोलर बेस्ड पावर प्लांट जनरेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सोलर पैनल की जरूरत होगी जिसमें फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं, और ये जो सोलर एनर्जी है जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं, तो फिजिक्स में जैसे हमने फोटॉन्स के बारे में पढ़ा है यानी कि एनर्जी पॉकेट्स, तो ये एनर्जी पॉकेट्स फोटोवोल्टाइक सेल थ्रू कन्वर्ट होते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी आप पावर जनरेट कर सकते हैं जिसको हम सोलर पावर कहते हैं। और दूसरी एनर्जी है विंड एनर्जी। तो जैसे विंड का जो मिनिमम जो स्पीड है वो नॉर्मली 9 to 11 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे होता है, और अगर इतने मिनिमम स्पीड आपके पास है, या फिर आपके पास जो विंड के टरबाइंस है वो अगर अच्छे टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है, या फिर जो इफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, या फिर मॉडिफाइड डिजाइन के बेसिस पे है, तो कम स्पीड पे भी आप ये जो विंड का एनर्जी है ये आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये टरबाइन का यूटिलाइजेशन करके आप विंड एनर्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा है हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर में हाइड्रो यानी कि जो वाटर है, तो वाटर का यूटिलाइजेशन करके से आप पावर जनरेट करते हैं। तो नॉर्मली जो डैम्स होते हैं तो वो डैम में जहां पे
वाटर का स्टोरेज होता है लार्ज क्वांटिटी में, तो ये जब वाटर का स्टोरेज जहाँ पे होता है तो इसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जैसे ही यहाँ पे डैम के डोर्स ओपन होंगे, यानी कि वाटर जो है जैसे ही फ्लो होगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो टरबाइन रखे हैं उनको मूवमेंट देगा, और ये काइनेटिक एनर्जी का मूवमेंट यानी कि एनर्जी कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और ये मैकेनिकल एनर्जी की वजह से यहाँ पे ये पावर जनरेशन हो सकता है। और ये पावर जनरेट जब होता तो ट्रांसफार्मर के मदद से आप ये इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग पावर स्टेशंस या सब स्टेशंस या मेन स्टेशंस पे आप सप्लाई कर सकते हैं, जहां से ये अलग अलग रेसिडेंशियल या इंडस्ट्रियल कमर्शियल या सेमी कमर्शियल जोन्स में आप ये सप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा है जियोथर्मल पावर। तो यहाँ पर जो अर्थ में जो हीट है, जैसे कि हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि अर्थ में सबसे ज्यादा हीट जो है वो नॉर्मली सेंटर में होती है, जिसको हम कोर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोर में हीट होती है, तो ये अलग अलग तरीके से जहां पर क्रैक्स डेवलप होते हैं या फिर जो वीक रीजन जनरेट होते हैं, वहां पर ये जो हीट है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और ये जियोथर्मल एनर्जी बाद में आप एज अ हीट सोर्स यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये हीट ज्यादा क्वांटिटी में होगी, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी आप भी ज्यादा क्वांटिटी में जनरेट कर सकते हैं। फिर है टाइडल एनर्जी या टाइडल पावर। तो टाइड्स जो होते हैं यानी कि हाई टाइड और लो टाइड एरिया जिसको हम कहते हैं, तो ये जो नॉर्मली हम अभी देखते हैं तो 15 डेज के बाद में ये हाई टाइड और लो टाइड्स का फिनोमिना नेचुरली चालू रहता है। जैसे कि ये सन की पोजीशन, मून की पोजीशन और अर्थ की पोजीशन के बेसिस पे ये फिनोमिना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट होती है, ये वाटर की मूवमेंट ऐसी होती है कि जहाँ पे एक रीजन में जो वाटर का एरिया है वो हायर साइड में चला जाता है, तो यहाँ पे उसको हम हाई टाइड एरिया कहेंगे। और जहां पर से ये वाटर निकल जाता है उसको हम लो टाइड एरिया कहेंगे। तो ये लो टाइड रीजन और हाई टाइड रीजन जब जनरेट होते हैं, तो उस जगह वाटर का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये वाटर का मूवमेंट जो है यानी कि काइनेटिक एनर्जी, उसका यूटिलाइजेशन करके आप पावर जनरेशन भी कर सकते हैं, जिसको हम टाइडल पावर कहते हैं। तो ये डिजाइन जो पावर स्टेशन है, इसका ये सैंपल डिजाइन है। तो अलग अलग तरीके से आपको ये टाइडल की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज करके पावर जनरेशन आप बना सकते हैं। उसके अलावा है OTEC, जो हमने बताया था, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन साइकिल है, ये OTC साइकिल जिसको कहा जाता है। तो नॉर्मली अगर आप ओशन के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ओशन में अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये ओवरऑल एक्वेटिक लाइफ का जो फिनोमिना है, सिस्टम है, वो चलता है। तो टेम्परेचर जहां पे ज्यादा होता है तो ये वार्म वाटर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये वार्म सी वाटर जो है आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपको OTC साइकिल का प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे एक टरबाइन है, दूसरा एक हीट एक्सचेंजर है और पंप सिस्टम है। तो नॉर्मली जैसे रेफ्रिजरेशन या हीट इंजन सिस्टम्स में जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, यही कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे यूज करना है। तो ये जो हीट एक्सचेंजर है, ये इवेपोरेटर का हीट एक्सचेंजर है, यानी कि यहाँ पे जो हीट यूटिलाइज होगी और वाटर इवेपोरेट हो सकता था। लेकिन यहाँ पे वाटर की जगह हम यहाँ पे रेफ्रिजरेंट सिस्टम का जो रेफ्रिजरेंट होता है, नॉर्मली जो अमोनिया यहाँ पे दिखाई देता है, तो अमोनिया की जगह दूसरे भी हम रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीऑन सीरीज में बहुत सारे रेफ्रिजरेंट्स हैं। तो जो सुटेबल रेफ्रिजरेंट होगा वो आपको यूटिलाइज करना है ये सिस्टम्स में। यानी कि जैसे ही ये वार्म वाटर ये हीट एक्सचेंजर में आएगा तो इनडायरेक्ट हीट कांटेक्ट होगा और इनडायरेक्ट हीटिंग यहाँ पे सप्लाई हुआ ये अमोनिया को। तो अमोनिया यहाँ पे जब होगा तो ये लिक्विड स्टेट में होगा। तो जैसे ही ये हीट एब्जॉर्ब करेगा
तो लिक्विड स्टेट का अमोनिया जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे लैटेंट हीट का यूटिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बेसिस पे ये लिक्विड अमोनिया यहाँ पे वेपर अमोनिया में कन्वर्ट होगा, और ये वेपर अमोनिया यहाँ पे जब फ्लो होगा तो इसका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ये इतना होगा कि ये टरबाइन की मूवमेंट कर पाएगा। तो जैसे ही ये टरबाइन की मूवमेंट कर पाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो टरबाइन के मूवमेंट के बेसिस पे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो अमोनिया वेपर से जैसे ही टरबाइन को मूव करेंगे तो उसका एनर्जी लॉस होगा या एनर्जी कन्वर्जन होगा, और फिर कुछ वेपर्स यहाँ पे कंडेंसेट हो सकते हैं और जो नहीं होंगे तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एक कंडेंसर यूज किया है, यानी कि ये जो वेपर से वेपर टू लिक्विड कन्वर्जन करने के लिए आपको कंडेंसर की जरूरत होगी। तो ये जो कंडेंसर से, तो ये कंडेंसर के लिए आपको कोई कूलिंग मीडियम यहाँ पे लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ओशन का जो वाटर है, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पर्टिकुलर हाइट पे वार्म वाटर है, और अगर डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ पे कोल्ड वाटर रहेगा। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप जैसे डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पे टेम्परेचर हाइयर साइड में होगा, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है कि सनलाइट की वजह से सरफेस के पास का जो भी वाटर होगा उसका टेम्परेचर हाइयर साइड में रहेगा, और जो ज्यादा डेप्थ में वाटर होगा वो टेम्परेचर कम रखेगा। तो ये कोल्ड वाटर ही एज ए कूलिंग मीडिया यहाँ पे आपको यूज करना है ये कंडेंसर में। तो ये भी आप नेचुरल जो सोर्स है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, और फिर ये जो वेपर अमोनिया है लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। और फिर ये जो अमोनिया है लिक्विड अमोनिया, तो ये लिक्विड अमोनिया आपको पंप कर सकते हैं और फिर ये इवेपोरेटर में आप यूटिलाइज करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस फिनोमिना या साइकिल जो है, इस साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी और यहाँ पे ये पावर जनरेट होती रहेगी। तो यही पावर से आप ये पावर पंप चलाने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और एक्सेस पावर बाकी के चीजें के लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो पावर जनरेट होती है जिसको हम OTEC साइकिल कहते हैं।